लिया जाए, पर्टिकुलरली ये उकड़ाल के हॉस्पिटल का। बिल्कुल। और कैसे, कौन कंट्रैक्टर हैं, कौन ऑफिसर्स हैं, किन लोगों ने इस तरह की बिल्डिंग बनने में, जिसमें अभी शुरू ही नहीं हुई और अभी नई बिल्डिंग में क्रैक्स पड़ गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका नेक्सस है। तो उस नेक्सस को आप भी हमें थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या है, और बाकी हम उसमें उसको एक्सपोज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दुख इस बात का होता है कि जो चुने हुए नेता हैं वो वहाँ पे आते हैं और हमारी उनसे बात होती है, हम उनको कहते हैं कि आप, आम जनता ने आपको चुन के भेजा है और आप उतरे नीचे, गाड़ी से उतरे नीचे, बात करें, आवाम की बात करें। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम डीसी साहब से पूछेंगे या मिल के आएंगे, फिर बाद में बाइट देंगे। तो ये काफ़ी अफसोस होता है कि जिन लीडरों को हम चुन के भेजते हैं और वो आवाम की बात ना करें। और हमने वो स्टोरी भी की, लोगों से वहाँ पे बात की, लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसा पूरी जम्मू कश्मीर में आपको कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिलेगा जैसा आपके रामबन डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस मिस्टर सजाद शाहीन साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डीडीसी इलेक्शंस के बारे में कैसा रद्दोमल रहा वहाँ की आवाम का एनसी को लेके। मैं सबसे पहले ज़िला रामबन की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस इलेक्शन में, जो कि हमने नोटिफिकेशन निकलने के तकरीबन 1.5 हफ्ता के बाद इलेक्शन में आने का हमारी पार्टी आला क़यादत ने फ़ैसला किया और पीएजीडी के बैनर में हमने पूरी रियासत में इलेक्शन लड़े। और इलेक्शन के बाद जो नतीजा आया वो आपके सामने है कि पूरी रियासत में, वो चाहे सूबा कश्मीर हो, सूबा जम्मू हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा अवामी सपोर्ट मिला। और ख़ास तौर पे सूबा जम्मू के ज़िला रामबन के अंदर, ज़िला किश्तवाड़ के अंदर, पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी में उभर के आई। उसके लिए मैं अवामुल नास का शुक्रिया अदा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत ने एक गैर आइनी और गैर जमहूरी तौर पे इस रियासत का जो आईन हिंद में एक खुसूसी मुकाम था उसको ख़त्म करके रियासत जम्मू कश्मीर के जो तकद्दुस है, जो उसका तशक्कुस है, जो उसकी सालमियत है, जो उसको तार तार कर दिया। और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा। और इस रियासत को में जो सबसे बड़ी रियासत और बहुत पुरानी रियासत है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि अवामुल नास ने एक बेहतरीन फ़ैसला करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देख के ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि जिस तरह से भी रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत को, इसकी सालमियत को तोड़ा गया, वो रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को काबिल कबूल नहीं है जी। और इसी मुद्दे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इलेक्शन लड़ा भी था और नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल। सजा साहब, क्या वजूहत रही कि जिस दौरान इलेक्शन थे उस टाइम पे जब कांग्रेस के साथ जो है, कांग्रेस को डरपोक कहा गया, कांग्रेस को भगोड़ा कहा गया, गुपकार जो अलायंस था उससे कांग्रेस बाहर रही, अब फिर से उन्हीं के साथ अलायंस हो रहा है? देखें, जहाँ तक पीएजीडी में कांग्रेस की शमूलियत न होना, आपको याद होगा कि एक इनके साथ एक गुप्त शनीद का एक मरहला चला जिसमें रियासती इनकी जो क़यादत है, कांग्रेस की क़यादत है, उन्होंने ये कहा कि हम लोग इस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ हैं। बल्कि ये लोग सिग्नेटरी ही थे इब्तिदा में जब गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था। लेकिन जब डीडीसी में इलेक्शन आए तो उसके बाद इनके कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आ गए। स्टेट की क़यादत ने कहा कि हम लोग इसका हिस्सा है, पीएजीडी का हिस्सा है, लेकिन इनकी मरकज़ी क़यादत में वो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ गए जी। और उस बिना पे ये चीज़ जो है यहाँ पे पूरी तरह से नहीं हो सकी। इलेक्शन के बाद चूँकि आपने देखा जो वर्डिक्ट आया वो फ्रक्चर्ड वर्डिक्ट था और उसमें ज़िला रामबन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई। हमने 6 सीटें वहाँ से जीती और चूँकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बनाने के लिए उसका
चेयरपर्सन और उसका वाइस चेयरपर्सन बनाने के लिए आपको 8 नशिस्तों की ज़रूरत है। हमने कई ज़राए इस्तेमाल किए, कई सोर्सेज इस्तेमाल किए, लेकिन बाद में कांग्रेस के साथ ही, चूँकि लाइक माइंडेड पार्टी है और कांग्रेस भी एक सेकुलर जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक सेकुलर जमात है, हमारे कई मुद्दों पे इख्तलाफात हो सकते हैं, कई मामलात पे हमारा नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ तक सेकुलरिज्म का ताल्लुक़ है, जहाँ पे कम्युनल ताकतों को बाहर रखने का ताल्लुक़ है, उस पे हम लोग एक कॉमन स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। तो वही एक बुनियाद बनी। इस सिलेक्शन के बाद हमें जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो हमने कॉन्स्टिट्यूट करना है, उसमें कांग्रेस के 2 मिला के हमारे 8 कैंडिडेट हो जाते हैं और हम मेजॉरिटी में आ जाते हैं जी। और यही एक वजह रही कि इस वक्त फ़िरका परस्त ताकतों को दूर रखना है, उन ताकतों को जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कोई इस तरह के मामलात और इस तरह के मंसूबे और इस तरह की कोई पॉलिसीज़ बना रही हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ में नहीं है, यहाँ के नौजवानों के हक़ में नहीं है, यहाँ के लोगों के जो राइट्स हैं उनके मुतरातिफ है। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हम मिल के एक सेकुलर जमात के साथ ख़ुसूसन इस डीडीसी काउंसिल के इसमें कॉन्स्टिट्यूट होने में हाथ मिला के, ताकि एक तो यहाँ के इलाकाई जो मसाइल हैं, लोगों के मामलात हैं, लोगों की तकलीफ़ें हैं, एक तो उनका अजाला हो सके, और दूसरा फिर एक लार्जर स्टेट इंटरेस्ट में, लार्जर अवामी मफाद में ये फ़ैसला लिया गया। और ये बात तो हैरानी की है कि कल तक हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, आज हमको एक मजबूरी के बुनियाद पे हमको इकट्ठा होकर इस डीडीसी इलेक्शन में कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। शाहीन साहब, क्या अब इन इलेक्शंस के बाद अब रामबन डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट देखने को मिलेगी? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन की अगर हम बात करें तो रामबन डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेवलपमेंट से कोसों दूर है, करप्शन पीक पे है। तो क्या अब डेवलपमेंट देखने को मिलेगी रामबन डिस्ट्रिक्ट को? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ज़िला रामबन तरक्की के मामले में बहुत पीछे है, और मैं ये समझता हूँ पूरी रियासत में अगर 2-3 सबसे पिछड़े हुए अजला हैं, जिनमें कुपवारा, रियासी और रामबन, जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल सबसे पिछड़े हुए अजला हैं। और यहाँ पे जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, तामीर और तरक्की का मामला है, वो सारा ठप पड़ा है। और ये बात यहाँ पे मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2014 के बाद रियासत में किस तरह का माहौल बना। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी, कई मंसूबे, कई काम जो चल रहे थे, उसके बाद जब हुकूमत बदल गई तो वो सारे काम बस्ते खामोश में डाल दिए गए, और नतीजा ये निकला कि वो मंसूबे, वो प्रोग्राम, वो जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो हाफ वे वो रह गए, अभी भी पेंडिंग है। और उसके बाद गवर्नर इंतज़ामिया के आने के बाद तो बिल्कुल भी अवामी एक्सेस जो है वो ख़त्म हो गई हुकूमत के साथ। एलजी इंतज़ामिया जो है वो आप सब के सामने है किस तरह का काम चल रहा है। अवाम इस वक्त परेशान है, गुनागू मुसीबतों में मुब्तला है, बिजली का फुकदान है, बिजली देखने को मिल नहीं रही। बिल्कुल। आपके पीने के पानी के मसाइल हैं, आपके रोज़गार के मसाइल हैं, आपके बुनियादी सहूलियात के मसाइल हैं। ये जिस तरह का ये मैनेजमेंट ये चल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो है, और ये एक कुदरती एक ये मामला है, एक नेचुरल फिनोमिनन है। जब पब्लिक की हुकूमत, पब्लिक के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जब ना हो तो अवाम परेशानी का शिकार हो जाती है। इस वक्त अवाम के पास कोई एक्सेस नहीं है। अवाम को अगर शिकायत करनी है, किसके पास जाके करेगा? कौन सुनेगा उनकी तकलीफ़ों को? कौन उनकी तकलीफ़ों का अजाला करेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक हुकूमत का होना बड़ा ज़रूरी है,
ताकि ग्रास रूट लेवल पे लोगों के काम हों, लोगों के मसाइल हों, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी आवाज़ को कहीं पहुंचा के उस पर अजाला किया जा सके। तो ये सारा एक आपकी असेंबली की अदम दस्तयाबी की वजह से, आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की अदम दस्तयाबी की वजह से ये सारा क्यास और कन्फ्यूजन है, और इसका सारा का सारा जो खमियाजा है वो अवामुल नास भुगत रही है। और ख़ास तौर पे उन इलाकों में हमारे जैसे जो हिली टेरेन वाले अजला हैं, हिली टेरेन वाले इलाके हैं, आज देखिए आज बर्फबारी कल से शुरू हो चुकी है जी। और रास्ते बंद पड़े हुए हैं, तमाम राबते मुनक़ता हो चुके हैं, बिजली पानी गायब हो चुकी है, और कोई देखने सुनने वाला है नहीं, और किसी को कोई परवाह नहीं है। एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर आवाम को कितनी तरजीह मिलती है वो आप जानते हैं। जब तक पब्लिक नुमाइंदे नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक नुमाइंदा जो है अवाम को अकाउंटेबल होता है और अवाम के जरिए चुना जाता है, उसको हमेशा फिक्र रहती है कि मैं अपने लोगों के काम करूं, लोगों की परेशानियों में उनके बीच में रहते हैं। लेकिन इस वक्त अजीब सा क्यास है, अजीब सा कन्फ्यूजन है, ऊपर से लेके हिरारकी में नीचे तक कोई एक सिस्टम नहीं है जिसके ज़रिए लोगों की परेशानियों में उनको कोई देखे। जा रहा सवाल आपकी दूसरी बात का कि रामबन ज़िला के अंदर आपने करप्शन की बात उठाई है। मैं ये बात मानता हूँ, कई ज़राए से हमको भी ये शिकायत मौसूल होती हैं कि करप्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है ज़िला रामबन के अंदर। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी बड़े काबिल हैं और बड़े संजीदा हैं हर मसले में, और हम उनसे ज़रूर ये बात करेंगे कि वो इस पे कपकड़ लगाएं, क्योंकि करप्शन जो है ये दीमक की तरह समाज को चाट देता है। बिल्कुल। और इस बीमारी को हमको, इस वबा को हमको ख़त्म करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हम सब का एक योगदान है, हम सब का एक कंट्रीब्यूशन है, अवाम का भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। हम ये बात बड़ा सीरियसली हम उठाएंगे, और अगर कहीं पे आपने जैसे जिक्र किया, अगर कोई स्पेसिफिक कोई आपके पास कोई ऐसा है, हमारे लिए वो बुनियाद बनेगी, हम उन लोगों को बख्शेंगे नहीं। हमारे पास भी एक बुनियाद बनेगी कि इस सेक्टर में, इस जगह पे एक स्पेसिफिकली किसी चीज़ में करप्शन हो रही है। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, ये रियासती इंतज़ामिया को देखना है कि अगर कहीं पे करप्शन है और लोग उस करप्शन की वजह से सफ़र कर रहे हैं तो इंतज़ामिया को देखना चाहिए, एजेंसीज़ को देखना चाहिए, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, बाकी एजेंसीज़ हैं, उनको देखना चाहिए कि अगर करप्शन है तो उसका उनको नोटिस लेना चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो। सर हम अभी कुछ दिन पहले ही रामबन का दौरा करके आए, वहाँ से स्टोरीज करके आए हैं। वहाँ पे उखराल में जो है एक पीएचसी सेंटर बना हुआ है जो उसकी लागत 1 करोड़ से ज़्यादा की है, और 3-4 सालों से उसका काम लगातार जारी है, चल रहा है। अभी उसका लेंटर वगैरह पड़ चुका है, पुट्टी वगैरह लग चुकी है, और उसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं। नई बिल्डिंग में क्रैक्स पड़ना, पिलर का नाम उसमें कहीं पे नहीं है, सरिया सिर्फ लेंटर में डाला गया है, जो उसकी फाउंडेशन है उसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो उस बिल्डिंग को आप कैसे मतलब सेफ मानेंगे? उसमें कौन सा मरीज जाना चाहेगा, कौन सा हेल्थ डिपार्टमेंट का वहाँ पे बंदा जाना चाहेगा कि यहाँ पे मैं अपने आप को सेफ समझूँ, ये बिल्डिंग कभी गिरे ना? तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है सर? मैं एग्री करता हूँ इस बात को कि अगर किसी एक पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग में, या हॉस्पिटल तो एक बड़ा सैक्रोसेंट एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए जाते हैं। अगर उसकी कंस्ट्रक्शन में, उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में अगर कहीं कोई लकूना है, कहीं पे कोई ऐसा कोई उसका क्वालिटी उसकी मेंटेन नहीं हुई होगी, या इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं नई बिल्डिंग में क्रैक्स पड़ गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंट्रैक्टर और ऑफिसर, ये जितने भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, इनके बीच में कोई कनाइवेंस है। बिल्कुल। और अगर ये बात सच है तो हम भी इसमें अपने लेवल पे भी तहकीकात कराएंगे, और हम यहाँ R&B डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया, बल्कि LG साहब की नोटिस में भी ये बात लाएंगे कि क्यों क्वालिटी का ख्याल ना रखा गया, और कौन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अलाउ किया इस तरह का सब स्टैंडर्ड मटेरियल, या जो भी उनका जो प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल था, जो रिक्वायर्ड था, उसका ख्याल ना रखा गया हो और गैर मयारी उसकी तामीर हुई हो, उसमें तो कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ के इंतज़ामिया को भी ये बावर करा देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि अवामुल नास जो हैं वो सड़कों पे आके एहतजाज की सूरत में अपने मसले और मसाइल जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ, बराए मेहरबानी इन मामलात में जहाँ करप्शन है, बाकी चीज़ें हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का काम नहीं हुआ है, उन चीज़ों का कॉग्निजेंस लिया जाए। पर्टिकुलरली ये उकड़ाल के हॉस्पिटल का
बिल्कुल। और कैसे, कौन कंट्रैक्टर हैं, कौन ऑफिसर्स हैं, किन लोगों ने इस तरह की बिल्डिंग बनने में, जिसमें अभी शुरू ही नहीं हुई और अभी नई बिल्डिंग में क्रैक्स पड़ गए, तो इसका मतलब कहीं ना कोई इनका नेक्सस है। तो उस नेक्सस को आप भी हमें थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या है, और बाकी हम उसमें उसको एक्सपोज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने सर स्टोरी चलाई है, दिखाई है, आवाम ने उसको सराहा है, कमेंट्स आप नीचे देख सकते हैं, और भी बाकी जगहों पे हमें दावत मिल रही है कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे भी इस तरह का हो रहा है। सिद्धार्थ सर, एक चीज़ को लेके काफ़ी दुख होता है जब आवाम किसी नेता को चुन के भेजती है, अपना उस पर भरोसा जताती है कि ये हमारी आवाज़ बनेंगे, ये हमारी आवाज़ उठाएंगे। हम डीसी ऑफिस गेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ही बाकी सारे ऑफिसेज हैं, आरटीओ ऑफिस है, बाकी सीएमओ वहाँ पे बैठते हैं, बाकी सारे बहुत सारे ऑफिसेज उसके साथ में हैं, अंदर हैं। वहाँ पे आवाम को बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। वहाँ पे पहले बाहर एक एक 2-2 घंटा लगता है, लाइन में लगना पड़ता है, पहले उनका चेकअप, वो कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है। और वो वहाँ पे हमने पहली बार ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट देखा जहाँ पे इस तरह की कोई प्रक्रिया चल रही है। और दुख इस बात का होता है कि जो चुने हुए नेता हैं वो वहाँ पे आते हैं और हमारी उनसे बात होती है, हम उनको कहते हैं कि आप, आम जनता ने आपको चुन के भेजा है और आप उतरें नीचे, गाड़ी से उतरें नीचे, बात करें, आवाम की बात करें। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम डीसी साहब से पूछेंगे या मिल के आएंगे, फिर बाद में बाइट देंगे। तो ये काफ़ी अफसोस होता है कि जिन लीडरों को हम चुन के भेजते हैं और वो आवाम की बात ना करें। और हमने वो स्टोरी भी की, लोगों से वहाँ पे बात की, लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसा पूरी जम्मू कश्मीर में आपको कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिलेगा जैसा आपके रामबन डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। देखें, ये दो बातें हैं आपकी इस सवाल में। एक तो ये कि रामबन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जिसको मिनी सेक्रेटेरिएट कहेंगे, वहाँ पे किसी भी साइल को जाने के लिए पहले कोविड टेस्टिंग उन्होंने मैंडेटरी रखा हुआ है। तो मैं अवामुल नास से भी ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त चूँकि ये कोरोना वायरस का जो ये वबा है, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वहीं मैं इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर कोविड-19 का टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है, तो फिर तो ये तो फिर लोगों को पूरे का पूरा दिन वहाँ और घंटों ज़ाया हो जाते होंगे। तो इसमें बाकी अगर जगहों पे कोई एसओपी आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो रामबन में भी वही एसओपी हो, वही होगा ना सर। और अगर आपके पास वहाँ पे हमने कई जगहों पे देखा, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर अगर लोग जाते हैं, तो वहाँ पे एक नॉर्मल किस्म का एक फीवर टेस्टिंग के लिए वो थर्मामीटर लेके लोग एक तो वो देखते हैं, और बाकी मेरे ख्याल में सैनिटाइज करा देते हैं, और उसके साथ फिर उसमें कोई दिक्कत है नहीं अंदर जाने में। तो मैं डी साहब से भी ये बात उनकी नोटिस में भी लाऊंगा, अगर इस तरह का है जिससे पब्लिक को परेशानी हो रही है, उसका एकदम वो नोटिस लें। इससे तो अगर उनके काम में ताख़ीर हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि, मुझे नहीं पता ये डिस्ट्रिक्ट में पहली दफ़ा मैंने सुना कि डिस्ट्रिक्ट में हर जाने वाले को कोविड टेस्ट कराना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये टाइम कंज्यूमिंग एक मामला है। अगर आपका मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत आप वो जो मिनिमम एसओपी आप कर सकते हैं उसको करें, और अवामुल नास को भी उसमें कॉपरेट करने की ज़रूरत है, ये उनकी नोटिस में लाएंगे। लेकिन दूसरी बात, आपने जहाँ ये कहा कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, ये बड़ी दुख, आपने एक दुख का इजहार किया कि वो लोगों के ताईं या लोगों की तकलीफ़ों के ताईं वो ज़्यादा सीरियस नहीं है। मैं अरफात साहब, आप एक बड़े काबिल और बड़े अच्छे एक सहाफ़ी हैं, और मैं अक्सर आपके उससे मैं देखता रहता हूं कि आप हर मसले को उभारते हैं। मैं यहाँ आपको एक बात बड़ा वाज़ह तौर पे बता देना चाहता हूं कि जहाँ पे अवामी नुमाइंदे का एक अवलीन जो फंडामेंटल उसकी जो ड्यूटी है, वो अवामुल नास की फलाह बहबूद है। बिल्कुल। और अवामी नुमाइंदे पे डिपेंड करता है कि अगर उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर उनकी प्रायोरिटी अवामुल नास है और ऑब्जेक्टिव्स उनका अजाला करना है, तो यकीन जानिए नुमाइंदा हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में चलेगा और उनके लिए काम करेगा। लेकिन जब प्रायोरिटीज़ अलग हो और ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो, तो फिर अवामुल नास हमेशा जो है बैक बर्नर पे रहते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भेज रहा है, अच्छे लोग आगे आएंगे और लोगों के तई सीरियस होंगे, जिनका एक जज्बा खिदमत खलक होगा। और वो ऐसे लोग भी हैं
सब लोग तो ऐसे नहीं है कि जो बिल्कुल ही जिनका एक ही किस्म का एजेंडा और एक ही किस्म का जो है वो प्रायोरिटी है। लोग तो अवामुल नास की खिदमत के लिए बहुत लोग है ऐसे जो मैदान में सरगर्म अमल है। सजा सर, एक तरफ 2021 साल शुरू हो चुका है और डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक गांव है खौड़ा सोजमतना, पिछले 1.5 महीने से वो बिजली से महरूम है। मेरी वहाँ के जई साहब से बात हुई, AEE के साथ बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जई के साथ बात हुई, उनका कहना था कि ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आने के कारण उसको बानिहाल ले जाया गया, अभी तक वो रिपेयर होकर वहाँ पे लगा नहीं है, नया ट्रांसफर वहाँ पे दिया नहीं गया। 2021 में भी लोग जो हैं पिछले 1.5 महीने से बिजली से महरूम हैं। देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये खावड़ा का मेरे भी नोटिस में है। हमने भी कई दफ़ा वहाँ पे ये मसले को उभारा, और ऐसा सिर्फ खावड़ा में ही नहीं है, बाकी जगहों पे भी। आप यकीन जानिए दर्जनों ऐसी जगह हैं। एक जगह पे हमने पिछली बार 1.5 साल के बाद ट्रांसफार्मर चेंज करवाया, और वो गढ़ाल ब्लॉक में एक गांव है, वहाँ 1.5 साल के बाद, और यकीन जानिए कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और बदकिस्मती का आलम यह है कि इस डिपार्टमेंट की मोनोपोली इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी गांव में ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, डिपार्टमेंट कभी भी ट्रांसफार्मर वहां से खुद लिफ्ट नहीं करवाता, अवाम को जरिए लिफ्ट करवाते हैं। बिल्कुल। और अगर वो ट्रांसफार्मर डैमेज ट्रांसफार्मर अगर रिप्लेस करना है, अवाम को कंधों पे उठा के नीचे सड़क पे उतारना है, अपनी गाड़ियों में लेके इनके वर्कशॉप पहुंचाना है, फिर तैयार करवा के वहां से वापस अवाम को लाना है, और वहां से उठा के कंधों पे फिर वापस लेके जाना, जबकि ये सारे का सारा ये जिम्मेदारी जो है ये डिपार्टमेंट की बिल्कुल। और शहरों में हमने कहीं ये नहीं देखा, नहीं है। लेकिन हमारे गांव में लोगों को ये परेशान किया जा रहा है, और कई जगहों पे हमने इसमें बड़ी आवाज़ भी उठाई, बड़ा शोर भी किया, और वहाँ पे हमने ये इंश्योर करवाया कि डिपार्टमेंट के लोग खुद ये काम करें। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ हमारी नोटिस में नहीं आता, लेकिन लोगों के कंधों पे लोगों के साथ इस तरह का इस्तेसाल होता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मैंने इब्तिदा में ही कहा कि जब पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हो, जब अवामी नुमाइंदे आपके न हों, तो इस तरह की एक ये एक इसको रेड टेपिज्म कहते हैं जी। ये लोग ये एक ब्यूरोक्रेटिक ये एक अप्रोच से चलते हैं, और किसी को अवाम की फिक्र नहीं है। यहाँ अवामी नुमाइंदे हों, हर इलाके में लोगों के मसाइल सुनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी अकाउंटेबल होती है और नुमाइंदे भी अकाउंटेबल होते हैं, तो वो सिलसिला तब जाके मुमकिन होता है। वो तो आपके पास नदारत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की मरकज़ी इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन करवाएं, असेंबली के इलेक्शन करवाएं, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे आएंगे और लोगों के मसाइल को उजागर करेंगे और उनका अजाला करेंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा। वरना आप लोगों को परेशान रख रहे हैं, आप लोगों को इधर उधर का मामलात और झूठे बुलंदबाग दावे करते हैं। आप देखिए कितने सालों से ये दावे कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम विकास में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो 370 थी जी। 370 तोड़ने के बाद कौन सा विकास किया इन लोगों ने? ये कह रहे थे जी एम्प्लॉयमेंट होगी, अब एम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखिए कितना बढ़ चुका है। ये कह रहे थे जी इंडस्ट्रीज आएंगी, कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी। इनसे पूछिए कौन सी फैक्ट्री लगी? ये तो बात करते थे जी बड़ा समिट होगा, कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं इंडिया के सबसे बड़े। इनको बताइए 5 अगस्त 2019 के बाद क्या वो समिट तक वो करवा सके कश्मीर में? दावे करने में और इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे वो सारी चीज़ें जो हैं इनके कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद है। ये कहते जो हैं वो ज़मीनी सतह पे करते नहीं हैं। जी। तो सर क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता से यही मैसेज है कि एक तो नए साल पे अवामुल नास को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और अवामुल नास का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में, सुबह जम्मू में और ख़ास तौर पे ज़िला रामबन में इस DDC इलेक्शन में कम से कम लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी ताकत की तरह उभार के आगे लाया। और उम्मीद करें, मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि वो जो यकजहती का मुजाहरा किया है उस यकजहती को कायम व दायम रखें, ताकि हमारी जो तकलीफ़ें हैं, जो हमारे मसाइल हैं, जो रियासत जम्मू कश्मीर जिन इस वक्त जिन तकलीफ़ों से दो चार है, हम सब को मिलजुल के
और इत्तेफाक और इत्तेहाद से उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर कदम से कदम बढ़ा के इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर कल की तरफ जाना है। और वो बेहतर कल इंशाअल्लाह इन मुसीबतों का अजाला होगा, वो बेहतर कल लेके आएगा, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई होप, और नौजवानों के लिए एक नया एक मुस्तकबिल और नई उम्मीद लेके आएगा। इस वक्त पूरी रियासत जो है वो अजीब गटाटोप अंधेरे में मुब्तला हो चुकी है। हम सबको मिलकर इस रियासत को इस भंवर से बाहर निकालना है। उसमें अवामुल नास का ताउन चाहिए, अवामुल नास का इत्तेफाक और अवामुल नास की सफ़ों में इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलके इस अपनी डूबी हुई कश्ती को, इस रियासत को, इस फंसे हुए इस भंवर से बाहर निकाल के एक नए कल के ओर लेके जाएँ। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मिस्टर सजाद शाहीन साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, डिस्ट्रिक्ट रामबन से, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा की और अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।